रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। कहानी शब्द के आते ही हम ये सोचते हैं कि उसका वास्ता हकीकत से नहीं है। वो या तो किसी के दिमाग की उपज है या फिर दिल की चाहत। हमारा सोचना सही भी है और नहीं भी, क्योंकि जहां सादत हसन मंटो की कहानियों का जिक्र हो वहां हकीकत सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं। मंटो की जिंदगी 43 बरस की थी, मगर वो जिंदा आज भी हैं। एक पुरानी कहानी में अब सुनिए मंटो का एक बहुत ही मशहूर अफसाना, ठंडा गोश्त, जिसे प्रोड्यूस किया है अंकित शर्मा ने और आवाज है आरजे साइमा की। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परेशान ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। भरा भरा जिस्म, तेज आंखें, ऊपर के होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर झुकाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े कांप रहे थे, मगर उसके पूरे जिस्म से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए बहुत सही मर्द है। थोड़े और पल जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों को झेल न पाया और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ईशर सिंह। लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी तरफ जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं है। ये भी कोई मुहैया जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जाने की होया तेनू, दस ना। ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के जाने पहचाने चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत। हाँ जाने। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी, कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके भरे भरे जिस्म को छुआ और अपने आप से कहा, कुड़ियावा दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहा तू इतने दिन? और बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और अचानक दोनों हाथों से उसने उसे अपने सीने में भींच लिया। कसम वाहिगुरु की, बड़ी जानदार औरत है तू। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुझे मेरी कसम बता, कहाँ रहा? शहर गया था ना? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं, तू जरूर शहर गया था और तूने बहुत सा रुपया लूटा जो तू अब मुझसे छुपा रहा है। वो अपने बाप का बीज ना हो जो तुझसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, उस रात हुआ क्या था तुझे? अच्छा भला मेरे साथ लेटा था, मुझे तमाम गहने पहना रखे थे जो शहर से लूट के लाया था, भप्पियां ले रहा था मेरी, पर जाने एकदम क्या हुआ, उठा कपड़े पहने और निकल गया। ईशर सिंह का रंग पीला पड़ गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, दिखा कैसे रंग पीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाहिगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान दी कसम, कुछ भी नहीं है यार। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शक और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपर वाले होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, बात क्या है? तू वो नहीं है जो आज से 8 रोज पहले था। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया है। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। और जानी, मैं वही हूँ, घुट घुट पा जफियां, तेरी निकले हड्डियां दी गर्मी। आला। कुलवंत कौर ने उसे रोकने की कोशिश न की, लेकिन वो शिकायत करती रही। हो क्या गया था तुम्हें उस रात? हो क्या गया था?
वो बुरे की माँ का वो हो गया था यार। बताओगे नहीं? अल्लाह कोई बात होता बताऊं? मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को कामुक भरी नजरों से देखकर कहा, आ जा, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपर वाले होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई। चल दफनो। ईश्वर सिंह ने उसे टटोलना शुरू किया। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने उसे फिर पकड़ लिया। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया। ला फिर हो जाए तुरुप चाल। आजा। कुलवंत कौर और ईश्वर सिंह की अंदर की गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर सिंह अब अपने आप को रोक ही न पाएगा। कुलवंत, कसम वाहिगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। ईश्वर सिंह देखना, बड़ा जालिम है तू। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कामयाबी न हुई। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह काफी फेंक चुका तू, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर गुस्से भरे लहजे में कहा, ईश्वर सिंह कौन कौन है वह जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हांफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डो? कौन है वो? कौन है वो चोर पत्ता? कोई भी नहीं कुलवंत, वो कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक फैसले के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैंने आज सब कुछ जानना है। खा वाहेगुरु की कसम, खा वाहेगुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले तू कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहेगुरु की कसम और बोल कि इसकी तह में औरत है या नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। उसने लपक कर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतारकर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। कुछ ही देर में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वैशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां दे दिए। ईश्वर सिंह थोड़ी देर बाद गिड़गिड़ाया और कमजोर आवाज में कहा, ओ जान दे अब कुलवंत, ओ जान दे। उसकी आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते हुए होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। ओ मेरी जान, ओए तू बड़ी जल्दी की ओए, लेकिन जो ठीक है। तू ये बता मगर वो है कौन? तेरी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं 6 आदमी आधा कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, है कौन वो? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, ओ गाली ना दे उस पर, ओ गाली ना दे उस पर। तो बता देना, है कौन वो? ईश्वर सिंह के गले में आवाज घुट सी गई। बताता हूँ।
इंसान भी अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईश्वर सिंह तू बस मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। ओ मतलब की बात कर रहा हूँ। गला चिरा मारो मेरा। अब धीरे धीरे ये सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, शहर में लूट मची थी। वो सबकी तरह मैंने भी उसमें अपना हिस्सा ले लिया। वो गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुझे दे दिए, लेकिन एक बात तुझे नहीं बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ ध्यान न दिया और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पे मैंने तावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़े से सुन। एक लड़की थी, वो बड़ी सुंदर। उसको उठा के मैं अपने साथ ले आया। वो कुलवंत जानी, क्या कहूं मैं तुझसे, इतनी सुंदर थी मैं उसे भी मार डालता। पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है। और ये मेवा भी चख के देख। मैं उसे कंधे पे डाल के चल पड़ा। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? रास्ते में नहर की पटरी के पास थोर की झाड़ियों के पास मैंने उसे लेटा लिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा। ईश्वर सिंह फिर क्या हुआ? लेकिन ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। एक मुर्दा जिस्म ने एक जिंदा इंसान को मार डाला। उस ठंडे गोश्त ने ईश्वर सिंह की नीयत को नंगा करके उसके एहसास को मुर्दा बना दिया। वो अपनी ही हवस का शिकार हो गया, ठंडा गोश्त हो गया।